चलो ठीक है, समझा गया क्वेश्चन आप लोगों को। पहली बात एक समझ लो आप लोग कि जब भी अपन लोग ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख की लिमिट निकालना है, वो बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 से रहता है। सर चैप्टर 6 से क्या है? चैप्टर 6 से के अंदर सेक्शन 80 से रिलेटेड सारे डिडक्शंस है। डिडक्शंस मतलब जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, पहले आप उसको अदर इनकम में ऐड करते, बाद में आप 10,000 को उसके डिडक्शन लेते। जैसे एफडी के ऊपर ब्याज हो गया 80 सेक्शन 80 टीटीबी, सीनियर सिटीजन के अंदर एफडी का इंटरेस्ट 50,000 का माफ है। समझ में आ रहा है? 80C हो गया, 80D हो गया, 80CCD हो गया, 80D और बहुत सही चीजें उसके अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 80 से रिलेटेड सारे डिडक्शन जो है वो 80 से रिलेटेड सारे डिडक्शन वो चैप्टर 6 के अंदर लिए जाते हैं। तो जब भी आप जब इनकम निकाल रहे वाले हैं, रिटर्न भरना है या नहीं भरना है, तो 6A का इफेक्ट देना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? 6A का इफेक्ट देना नहीं है। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ये आप लोग वीडियो देखो, उसके अंदर समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो अपन लोग देखते बाद में, ठीक है। फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पे ड्यू डेट पे रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भर पाए, ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई नॉन ऑडिटेड, 31 अक्टूबर ऑडिटेड, 30 नवंबर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस। क्या है फी? 5,000। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम 31 दिसंबर तक के भर देते हैं, मतलब आफ्टर ड्यू डेट, बट बिफोर 31 या 31 दिसंबर के पहले या फिर 31 दिसंबर तक के, तो 5,000 की पेनल्टी है, फी है। और 10,000 है अगर 31 दिसंबर के बाद में, और ऑफकोर्स 31 मार्च के। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या? रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करना है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। अगर वहां तक फाइल नहीं करे, 31 तक करे, तो 5,000 की पेनल्टी। उसके बाद में करे लेकिन 31 मार्च के पहले करे, तो 10,000 की पेनल्टी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन जिसका इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, उनके लिए फीस 1,000 ही रहेंगे। ठीक है क्या? तो 5,000 31 दिसंबर तक के, और 5,000 के बाद में 10,000 31 मार्च तक। समझ में आ रहा क्या? लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख के पीछे है, उनके लिए 1,000 की फी। हाँ बोलो, बोलो कौन था, बोलो जल्दी। सर अगर एक भी कौन था, बोलो जल्दी। सर एक भी दिन लेट हुआ तो भी भरना एक पड़ता भी है दिन लेट 5,000 हुआ तो 5,000 रुपए। एक भी दिन लेट हुआ तो 5,000 रुपए। हैं? समझे? सर फिर वो साइट पे लोड आ सकता है सर 31 तो फिर 31 पहले तारीख भरना को। ना, रिटर्न पहले भरना, फिर साइड पे लोड तो हमेशा ही आएगा। पहले भरो, फिर कोई सरकार ने थोड़ी बोला आखिरी दिन आके भरो, साइट जाम करो, पहले भर के रखो। और ये फी इतनी खराब है, ये कोई वेव ऑफ नहीं कर सकता, भरना ही पड़ती है, भरे बगैर रिटर्न नहीं जाता। चलो, और किसको कोई डाउट? एक दिन क्या, 1 घंटा भी लेट हो गया 12 बजे के बाद में, तो भी 5,000 10,000 की पेनल्टी लगी। 5,000 31 दिसंबर तक के, और उसके बाद में 10,000। ठीक है क्या? किसको कोई डाउट है क्या? बोलो, सोच लो। ठीक। स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। किसको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरना पड़ता? ठीक है, गवर्नमेंट जिसको बोलेगी उसको नहीं भरना पड़ता। ठीक है, एवरी पर्सन हु फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139 हैज टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, मालूम है हमको, जो लोगों की टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, या फिर कंपनी फर्म है, या फिर विदेशों में उनके प्रॉपर्टीज है, बैंक अकाउंट है, उनको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ता है। For reducing the compliance burden of the small taxpayer, the central government has been empowered to notify class or classes of person who shall be exempted from filing return of income. अभी तक के नहीं है। Every notification issued, ये जो बोल रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट shall notify, ये अभी तक ये कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, फालतू सेक्शन है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। Every notification under this section 139(1)(c) shall, as soon as may be after its issue, be laid down before each house of parliament, whether in session for total period of 30 days. Both houses agree in making any modification. In this notification shall be given effect in such modified form. लेकिन आपको बताओ क्या, कुछ भी नोटिफिकेशन ही नहीं है। फेंक दो सेक्शन, कुछ काम करना।
ठीक है, रिटर्न ऑफ लॉस, हाँ ये काम का है। 139(1) ऊपर देखा, फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम ऑन ड्यू डेट। 139(3) है लॉस का रिटर्न, और 139(4) है बिलेटेड रिटर्न, और 139(5) है रिवाइज रिटर्न। ये मेरी वीडियो में भी बहुत अच्छे से दिए हुआ है, रिटर्न ऑफ लॉस। ठीक है, आपका ये हो गया करे वो सेट ऑफ क्लबिंग सेट ऑफ हो गया कि इसका उसमें उसका इसमें क्लबिंग सेट ऑफ झालेला आहे का? नो सर, नो सर. नो, यस। सर क्लबिंग चल रहा है, नो सब सर. बाकी है। आपको ये मालूम है क्या कि बिजनेस का लॉस कितने साल तक के कैरी फॉरवर्ड करते आता है? 80 years तक के? नो सर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, शांति रखो। डेप्रिसिएशन हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते आता है, ये सब बातें रहती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑफ लॉस, लॉस होता ना, बिजनेस है तो प्रॉफिट होता तो लॉस भी होता। ठीक है, दिस सेक्शन रिक्वायर्स द एसएससी टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। वो तो सबको मालूम है, प्रॉफिट का भी भरना पड़ता, लॉस का भी भरना पड़ता। बहुत अच्छा है। सेक्शन 80 रिक्वायर्स मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3) ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139। मेरे को कोई अब ड्यू डेट बता पाएगा कि इतने बार में ड्यू डेट का खेल खेल रहा है? ड्यू डेट्स क्या है 139(1) में? कौन एलाबोरेट करेगा? बोलो तो, ज्ञान बोलो तो, तीनों ड्यू डेट बोलो मेरे। सर जिसको ऑडिट करना पड़ता उसके लिए 31 अक्टूबर। वेरी गुड। फिर जिसको ऑडिट कंपलसरी नहीं उसको 31 कंपलसरी जुलाई। नहीं, ऑडिट कंपलसरी रहता है, ऐसा कि ऑडिट थोड़ी ऑप्शनल रहता है। जिनको ऑडिट कराने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बोलो। हाँ, उसको 31 जुलाई। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके लिए 30 नवंबर। वेरी गुड, ठीक है। इनको जिनका लॉस है, जिनका बिजनेस में नेगेटिव, जिसका प्रॉफिट दिख रहा, मतलब उनको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे ही भरना पड़ता है। फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस, बिजनेस लॉस मतलब पीजीबीपी का लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, और घोड़े रख के हॉर्सेस जो रहता है उसके रिलेटेड लॉस। मतलब ये लॉसेस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब आपको मालूम है ना यार, ये साल मेरा 2.5 लाख का नुकसान हो गया, तो मेरे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते आता, तो अगले साल देखो पहली बात होता क्या, मेरा ये बार है ना बहुत ही खराब बिजनेस चला कोरोना के कारण, 2,60,000 का लॉस आया। लॉस समझते ना, नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा मेरे इसमें, ठीक है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या हो गया, अगले साल में ना मेरा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। मैं अब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं भरूंगा अगले साल में, उसमें से पहले लॉस को कम करूँ। कैरी फॉरवर्ड करा ना, तो मेरा बचता कितना अगले साल के लिए? 0.4। बताओ ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को बोलते हैं सेट ऑफ करना। काय को सेट ऑफ कर रहे हैं आप? बिजनेस के लॉस को। ये बात 2,60,000 का लॉस है, अगले साल में लॉस को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, सीएफ कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और उसको अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ लॉसेस। ये कब अलाउड है? अगर मैं 2,60,000 का रिटर्न ड्यू डेट के अंदर भरूंगा तो। लेट रिटर्न नहीं चलता। सिंपल बात मैं आपको बता रहा कि अगर आपको ये साल लॉस है, बिजनेस में हो, स्पेक्युलेटिव में हो, कैपिटल गेन में हो, घोड़े के रेसेस में हो, पत्तों में हो, लॉटरी में हो, कहीं भी हो, तो आपको अगर ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करने का है, तो आपको केवल और केवल 100% आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर ही रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है क्या? ड्यू डेट के अंदर ही रिटर्न भरना पड़ेगा। ड्यू डेट के बाद में रिटर्न भरा तो सर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होने वाला नहीं है। इन अगले साल पे 3 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, 2,60,000 का लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन देता है। सर रुको सर। मैं क्वेश्चन दे रहा, फिर आप एक सेकंड। मुझे ये साल, मैं ऑडिट नहीं हूँ, सादा सा कार्यक्रम है हमारा, पीजीबीपी में हमारा आता, हम ऑडिटेड नहीं है हमारा, क्योंकि टर्नओवर नहीं है इतना, हम गरीब लोग हैं। हमारा 2,90,000 का लॉस, नेगेटिव में 2,90,000 का है। हम ऑडिटेड नहीं है, हम गरीब लोग हैं। मैंने आपको पहले बोला, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा 31 जनवरी को। किसकी बात चालू है सर? सर ये बात चालू है 19-20 की।
19-20 की ड्यू डेट के अगेंस्ट जो रहता था, मैंने मालूम नहीं, मुझे ज्यादा समझता नहीं, तो हम सादे सादे लोग हैं, हम ऑडिट भी नहीं करते। मैंने भरा ये रिटर्न ऑफ इनकम 31 जनवरी 2021 को, ठीक है। अब 20-21 की बात करता, 20-21 हमारा साल बहुत अच्छा था। 20-21 के अंदर हमको 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। बताओ अब मेरे को 20-21 के अंदर कितने के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा? बताओ, व्हाट वुड बी माय टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस आफ्टर क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, एनीथिंग यू से, फॉर 2021? बोलो। कौन बोलेगा? ऑडिटेड नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम हमने 31 जनवरी 21 को भरा। पहले ड्यू डेट निकालो 19-20 की, फिर देखो सही समय पे रिटर्न भरा क्या। सही समय पे भरा होगा ड्यू डेट के पहले तो लॉस का सेट ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो। सुशांत बोलेगा, सुशांत को नहीं जमा तो सोमेश बोलेगा। नहीं मिलेगा सर सेट ऑफ। नहीं मिलेगा, क्यों? पहले बेटा मेरे को बताओ, ड्यू डेट क्या है 19-20 के रिटर्न की पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, नॉन ऑडिटेड है तो? 31 जुलाई 31 जुलाई। रिटर्न उन्होंने समय पे भरा कि लेट भरा? लेट भरा। लेट भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड सेटअप होता क्या है नेक्स्ट ईयर? नहीं। ओके, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ सुशांत, अगर ये ऑडिटेड रहता ना तो आंसर में क्या बदलाव आता था? ऑडिटेड है तो भी हाँ, सेम ही आंसर आता। वेरी गुड, क्योंकि ऑडिटेड की भी ड्यू डेट क्या है? 31। 31 यस। इसको डाउट? अब बोलो, अब शेयरी पूछो तो क्या पूछ रहा है? सर स्पेशल इनकम को कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ना? कौन सी स्पेशल इनकम? सर वो लॉटरी ऐसे। उसमें लॉस होता कभी आपको? सर कभी कभी हो सकता ना, तो हाँ, हो, तो वो फिर? कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ना, तो अब इसमें तो स्पेशल बिजनेस। स्पेशल कहाँ? कौन सी स्पेशल? स्पेशल नहीं है वो, स्पेशल नहीं है वो, स्पेक्यूलेटिव है वो। और मेरे को बताओ लॉटरी के बिजनेस में लॉस कैसे होता? कैसे होता लॉटरी के बिजनेस में लॉस? बोलो तो। 10 रुपए का टिकट लिया, उसमें है सपोज 1 करोड़ का इनाम, तो 1 करोड़ रुपए मुनाफा हो सकता, लॉस कितना होता उसमें आपका? 10 रुपए। कुछ भी बातें कर रहे हैं यार आप। बोलो श्रीहरि। यस सर समझ। अरे बाबा, मैंने घोड़े के रेस में कैसा करा मालूम है क्या? घोड़े के रेस का अलग रहता है, ठीक है? यहाँ पे घोड़े के रेस के ऊपर जो पैसे लगा रहा उनकी बात नहीं चालू है। जो घोड़े का तबेला मेंटेन करके 50 घोड़ों को पालता, उनको फिर रेस में भगाता, उनके लॉस की बात चालू है। वो घोड़े बहुत खाना खाते, घोड़े के ऊपर पैसे लगा नहीं रहे यहाँ पे। समझ में आ रहा? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस यहाँ पे अलग बिजनेस की बात चालू है। लॉटरी का बिजनेस खेलते बोले हम, लॉटरी का बिजनेस खेलते बोले हम, सॉरी लॉटरी में पैसा लगाते। अरे बा 10, 20, 50, 100, 200, 1000 रुपए का धनलक्ष्मी का लॉटरी टिकट लेंगे तुम, उस पे 1 करोड़ 50 लाख, 1 लाख रुपए का इनाम कमाएंगे। और इनाम नहीं लगा तो क्या लॉस हो गया? क्या आपका लॉस कितना है उसमें? बताओ, 10 रुपए ना, जितने का टिकट वैल्यू उतने का लॉस है। वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते आप चिल्लर चीजों को? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कौन सा स्पेक्युलेटिव बिजनेस है? कौन बोलेगा? बताओ तो मेरे को। यस एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इज दिस जिसमें लॉस होता? लॉटरी में लॉस नहीं होता, घोड़ों के रेसों के ऊपर पैसे लगाने में लॉस नहीं होता। 100 रुपए लगाए, बोले घोड़ा जीतेगा तो 2 लाख रुपए कमाएंगे, हारेंगे तो 100 रुपए कमाएंगे। हाँ, कौन सा स्पेक्युलेटिव बिजनेस है? बोलो। सोमेश जवाहर बोलो, बोलो बोलो। हाँ, नहीं पता सर। नहीं पता? थोड़ा पता रखा करो। कौन से स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस होता हूं? कौन है रे बाबा? ज्ञान बोलो तो।
नहीं पता सर। नहीं पता। साक्षी सिसोदिया? सर शायद शेयर्स के इसमें। वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर। मैंने सुबह हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीदे 2.5 लाख रुपए के। शाम को मेरे को बेचना था, शाम को हो गए वो 1 ही लाख रुपए के, हो गए 1.5 लाख रुपए का नुकसान। इसको बोलते नुकसान। समझ में आ रहा है कि इंट्राडे खेलना, द वर्ड इज इंट्राडे ट्रेडिंग करना, इसमें ही तो नुकसान होता। सुबह लिए शाम को बेचे, सुबह लिए शाम को बेचे, सुबह लिए शाम को बेचे, इसमें होता नुकसान। लॉटरी लिए बेचे, लॉटरी लिए बेचे, ऐसा थोड़ी होता कभी। समझे क्या श्रीहरि? वो तो कैपिटल लॉस है ना? काय का लॉस है वो? यस सर। कैपिटल लॉस हुआ ना? नहीं, जोर से बोलो ना शेयर थोड़ा। बेच के खरीदना, शेयर बेच के खरीदना। कैपिटल लॉस बंसीकड़ी, for a share to be classified as a long term asset, it should be in your portfolio for a period greater than 1 year. सुबह लिया शाम को बेचा, मेरे डीमैट में क्रेडिट डेबिट भी नहीं होता बंसी कड़ी वो। यस सर। समझ में आ रहा क्या? आपको मालूम है ना लॉन्ग टर्म, वो जिसके ऊपर वो, मेरे को पता नहीं आप लोगों को हुआ नहीं हुआ, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शेयर के लिए अलग डेफिनेशन है, ठीक है क्या? ये यहाँ पे कोई एसेट थोड़ी है, ले रहा बेच रहा, ले रहा बेच रहा, ले रहा बेच रहा, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, उसमें लॉस होता, वो होता कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? वो भी ड्यू डेट तक के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करे तो ही, नहीं तो नहीं, गया फिर, ठीक है? रिटर्न ऑफ लॉस टू बी मैंडेटरी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1), लेट नहीं चलता। However, loss under the head income from house property and अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब ये बार का डेप्रिसिएशन जो कि पीएल को चार्ज नहीं कर पाया क्योंकि लॉस था, तो भी जो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या फिर हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सेट ऑफ होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। आप रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करो या ना, ये इट इज एन एग्जम्पशन, इट इज एन एक्सेप्शन टू द अबव सेक्शन 139(3) कि डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब क्या? मेरा ये बार का कैसा हो गया मालूम है क्या? मेरा ये बार का है ना 20,000 का डेप्रिसिएशन दिख रहा था पीएनएल के अंदर, ठीक है? और ये सब चीजें होने के बाद में मेरा जो मतलब जो लॉस दिख रहा था आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन था, ये 3 लाख रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन था, 3 लाख रुपए का मेरा नेट लॉस था। Net loss after charging each and every type of expenses, depreciation, interest and everything. मेरा 3 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, 3 लाख रुपए का लॉस है, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, ठीक है? सपोज मैंने ये रिटर्न को ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया, तो बताओ इसमें से कितना आगे जाएगा और कितना वहां का वही रहेगा? सर इसमें से 20,000 का जो डेप्रिसिएशन आपके पीएल के अगेंस्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसको आप लोग अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ होगा। ये 20,000 रुपए आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। ये 3 लाख रुपए के अंदर 20,000 का लॉस इसका था, 280 का बिजनेस का था, 280 कहीं भी नहीं जाएगा। समझे क्या? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब जिसने पीएल को, मतलब जिसने प्रॉफिट को कम नहीं किया, अनएब्सॉर्ब रह गया ना। देखो यहाँ का जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है अनएब्सॉर्ब रह गया ना। एब्सॉर्ब कब बोलेंगे आप? जब प्रॉफिट को उसने कम कर दिया, या प्रॉफिट को उसने अफेक्ट ही नहीं किया, उल्टा लॉस बढ़ा दिया, it has remained unabsorbed। तो 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा और 280 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझे क्या? एनीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड? अनएब्सॉर्ब समझे क्या? डेप्रिसिएशन मतलब जो डेप्रिसिएशन आपके लॉस के दिन आता है, जो साल में लॉस होता है ना अपने को नेट लॉस, वो साल की डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब रह जाता है, या फिर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज ही नहीं किया। सिंपल टर्म्स में बोलो कि डेप्रिसिएशन हैव नॉट बीन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे भी बेस्ट आंसर ये हो सकता है कि डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों नहीं चार्ज करा सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? क्योंकि बोले लॉस आउट बढ़ जाता है ना। तो the year in which the depreciation has not been charged to profit and loss account is told as it is taken as unabsorbed depreciation, क्योंकि उसने प्रॉफिट को कम नहीं किया। सो unabsorbed depreciation के यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ऐसा डेप्रिसिएशन जो पीएनएल को चार्ज नहीं किया गया है, जिसके वजह से प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं होता? क्यों चार्ज नहीं करते आप लोग डेप्रिसिएशन कभी कभी कोई साल? यस एनीबॉडी, क्यों चार्ज नहीं करते आप डेप्रिसिएशन कोई साल? क्योंकि उस साल प्रॉफिट ही नहीं रहता, इसके लिए डेप्रिसिएशन भी नहीं करते। सर क्यों नहीं करते? अरे बाबा देखो पहले ही तो नेगेटिव है और डेप्रिसिएशन डाल के और नेगेटिव थोड़ी कोई करेगा, तो मैं चार्ज नहीं करता। अच्छा, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे क्या आ जाता? ये कैसे क्या लॉस पैदा होता बताओ?
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैसे पैदा होता? आपको मालूम है इंटरेस्ट जो रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट, ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रहता, वहां पे आपको इनकम तो कुछ रहती नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रहता, तो उसके लिए नेगेटिव, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। चलो सर सर वो टीसीएस का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ सर, लास्ट वाला ओवरसीज रेमिटेंस वाला यूट्यूब पे। ठीक है, उस दिन आप थे नहीं शायद। यस सर। वो नहीं क्या, वो टूरिस्ट लोग जो जाते वो वाला बोल रहे हैं ना? यस सर। ठीक। A return of loss has to be filed by SSC in his own interest, and non-receipt of notice from the AO requiring him to file the return cannot be a valid excuse under any circumstances for non-filing of such return. बोले हमको AO से नोटिस नहीं रिटर्न भरने के लिए, AO थोड़ी रिटर्न को नोटिस भेजता किसको? भारत में AO नोटिस नहीं भेजता रिटर्न भरने के लिए, अनलेस अनटिल आपका कुछ काला बिला व्यवहार होगा, तो सीधे साधे लोगों को थोड़ी नोटिस आता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपने जो सिस्टम है इंडिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं है, 10 करोड़ लोग आज की तारीख में इनकम टैक्स साइट पे रजिस्टर्ड है, इतने 8-10 करोड़ लोगों के रिटर्न वेरीफाई करने के लिए कोई सा सिस्टम नहीं। सेंट्रली सब चीजें वेरीफाई होता है, उसमें से किसी का असेसमेंट होता है, किसी का नहीं होता। ठीक है, सब सेल्फ असेस करके टैक्स भर देते हैं। बिलेटेड रिटर्न, सर मैक्सिमम रिटर्न हम कब तक के भर सकते हैं? जैसे 20-21 की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंशियल ईयर 2021, से इसकी ड्यू डेट्स तो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर रहेंगी। तो मैक्सिमम लेट से लेट कब तक के फाइल कर सकते हैं? लेट से लेट आप 31 मार्च 2021 तक के कर सकते हैं। सर इसके बाद में नहीं, इसके बाद में नहीं होता। लेट से लेट असेसमेंट ईयर के एंड तक के, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2021, so you can file the return late से late up to end of assessment year, which is assessment year 21-20, sorry यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 22 आई है, 21 पे तो फाइनेंशियल ईयर ही खत्म हो रहा है, बराबर है, तो 21 पे थोड़ी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हुआ। तो लेट से लेट आप रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल कर सकते हैं? 1 साल के बाद। 20-21 साल खत्म हो गया, साल खत्म होगा फिर तैयारी होंगी, तो फिर 20-21 का रिटर्न मैक्सिमम आप 31 मार्च 2022 तक के फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई डाउट? लेट से लेट कब तक के फाइल कर सकते हैं? अच्छा, 19-20 का लेट से लेट रिटर्न आप कब तक के फाइल कर सकते हैं बोलो तो डेट 19-20 का 20-21 20-21 बट डेट 31 मार्च 2021। 18-19 का मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इनकम कब तक के फाइल कर सकते हैं आप? 19-20 मतलब 31 मार्च 2020, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है, A person who has not furnished the return of income under section 139(1), मतलब ड्यू डेट पे 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई, अक्टूबर और 30 नवंबर अगर आपने हाथ तक नहीं करा, तो आप कब तक के फाइल कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम? बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय द ईयर, व्हिचएवर इज अर्लियर। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत रेयर केसेस में 20-21 की आप बात कर रहे हैं, 20-21 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, एओ ने असेसमेंट ही चालू कर डाली आपकी, कब? दिसंबर 2021 के अंदर आपकी असेसमेंट चालू कर दें। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होगा कितनी जल्दी असेसमेंट चालू हो रही, इतनी जल्दी असेसमेंट चालू नहीं होती इनकम टैक्स में, पुरानी 8-8 साल पुरानी असेसमेंट अभी चालू है। दिसंबर 2021 में असेसमेंट चालू करी और जनवरी 2022 के अंदर उसने असेसमेंट खत्म भी कर दिया। 31 जनवरी 2022 को उसने असेसमेंट खत्म भी कर दिया। बताओ रिटर्न ऑफ इनकम कब तक के फाइल करना चाहिए? फिर अब अगर रिवाइज आपने देखा तो कब तक के फाइल करना चाहिए बोलो? ये साल का रिटर्न 20-21 का कब तक के फाइल करना चाहिए मैक्सिमम? ध्यान से बोलना। असेसमेंट चालू करी है दिसंबर में, कंप्लीट करी, अगेन आई एम मिस्टेकिंग, ये 2022 है, सॉरी ये 21 ये, ठीक है, डबल से क्वेश्चन देखो, 20 साल ही बदल देते ना, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है।
चलो नया साल लेते हैं, अपन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वो साल में। 2017-18 की अब बात करें, 2017-18 की आप लोग बात करें, ठीक है। 17-18 का मैक्सिमम रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? अगर ये पॉइंट नहीं है आपके पास में, तो अगर वो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वाला पॉइंट नहीं है, तो 17-18 का मैक्सिमम रिटर्न कब तक के फाइल कर सकते हैं आप बताओ तो, बोलो। 17-18 का मैक्सिमम कब तक के आप लोग रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं? एक साल बाद। 17-18 के बाद में एक साल कब होता? 18-19, एक साल बाद, यानी 31/3/2019 तक के आप लोग रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं। ये तो सब लोगों को पता चल गया। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। 17-18 का असेसमेंट ईयर रहता था, 18-19, ठीक हो गया। आगे, अगर सपोज दिसंबर 2018 में असेसमेंट चालू हुआ और जनवरी 2019 के अंदर असेसमेंट खत्म हो गया, 31 जनवरी 2019 तक के असेसमेंट चला, खत्म हो गया। अब रिटर्न ऑफ इनकम कब तक के फाइल कर सकते हैं आप बताओ तो, ये पॉइंट भी ध्यान में रखे तो। असेसमेंट चालू हुआ दिसंबर 18 में। सर असेसमेंट मतलब एओ के पास में आपकी केस चालू, एओ यानी असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी केस चालू हुई 17-18 ये वाले फाइनेंशियल ईयर की। दिसंबर 18 में चालू हुई, जनवरी में खत्म हुई। अब रिटर्न ऑफ इनकम कब तक के आप लोग फाइल कर सकते हैं बताओ? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31/3/19, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 31 जनवरी 2019। दोनों में जो भी अर्लियर है, दोनों में अर्लियर कौन सी है? 31 जनवरी 2019। तो आपने 31 जनवरी 2019 तक के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देना। ये बहुत रेयर केस है कि ये साल की केस यही साल में चालू हो गई। 8-8 साल पुरानी केसेस इनकम टैक्स में अभी चालू, 2017-18 की, 15-16 की अभी चालू, तो ये साल की केस ये साल ही लग जाए, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो अपन ने एक ही बात ध्यान में रखना कि एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। सर रिटर्न रिवाइज होता कि आपने पहले बार रिटर्न गलत फाइल कर दिया, टैक्स नहीं भरा, इनकम गलत बता दी, कुछ भी गलत किया, हाँ, उसके लिए भी टाइम क्या है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या फिर एंड ऑफ असेसमेंट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो, explain with brief reasons whether the return of income can be revised under section 139(5) of the Income Tax Act. Belated return filed under section 139(4). हाँ, रिटर्न रिवाइज हो सकता। रिटर्न एक बार ऑलरेडी रिवाइज हो गया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रिवाइज हो सकता क्या? हाँ। लॉस का रिटर्न भी रिवाइज हो सकता क्या? हाँ, हर तरीके का रिटर्न रिवाइज हो सकता है, लेकिन बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज, हर तरीके का रिटर्न रिवाइज हो सकता। रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में क्या क्या बताना पड़ता है? इनकम बताना पड़ता है, एसेट्स बताना पड़ता है जो भी आपने हेल्ड किया हुआ है, बैंक अकाउंट बताना पड़ता है, एक्सपेंडिचर बताना पड़ता है, सब चीजें बताना पड़ती है, ठीक है। इतना पढ़ो आप, पेज नंबर 10.1 से लेके 10.12 तक के, आगे का अपन लोग कर लेते, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।